नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्राइडे मास्टर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन है वो घर से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि जब आप घर खरीदते हैं, होम फाइनेंस करते हैं, तो किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम प्रॉपर्टी बाइंग का पूरे प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। तो ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जिन जिन लोगों ने अभी तक घर नहीं खरीदा है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने घर खरीद लिया है उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि कुछ उनको आइडिया आ जाए जब वो सेकेंड प्रॉपर्टी बाय करे तो इन चीज़ों का ध्यान रख सके, ठीक है जी। तो हम शुरुआत करें कि जब हम घर खरीदते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पीपीटी की तरफ चलते हैं और फटाफट समझेंगे कि किस तरीके से किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए होम फाइनेंस को लेकर, ठीक है जी। नोट्स बनाते रहिए। अक्सर लोग भाग नोट्स नहीं बनाते हैं, सेशन चला जाता है और गलती करने के बाद फोन करता है, अरे रोहित भाई आपने कहा था लेकिन मैं भूल गया, अब तो गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। तो उसका सीधा सरल जवाब ये आता है कि भाई अब गलती कर दी है तो उसका हर्जाना भरो, ठीक है जी। आपने जो गलती की है उसका नुकसान आपको भरने की जरूरत है। अब हम होम फाइनेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, पिताजी बेटी के साथ लग के घर बना रहे हैं, सपनों का महल बन रहा है उनका, ठीक है। शुरुआत सबसे पहले ये होती है कि आपको जब घर खरीदना होता है तो आप एक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं। शुरुआत वहां से होती है। सपनों के घर की शुरुआत होती है कि आप एक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने से पहले आपका ये गोल होता है कि मैं 2 BHK लेना चाहता हूँ, 3 BHK लेना चाहता हूँ, 1 BHK लेना चाहता हूँ, अपार्टमेंट लेना चाहता हूँ, पेंट हाउस लेना चाहता हूँ, बंगलो लेना चाहता हूँ। जो भी आपकी कैटेगरी है तो आप प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं। आपकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो गई, उसके बाद हमारी गाड़ी आगे चलती है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमको जब लोन देंगे तो उनके क्या चार्जेस हैं। प्रोसेसिंग फीस के नाम पे पैसे ले लिए जाते हैं। कुछ बैंक वाले एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं, लीगल चार्जेस लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लेते हैं, लीन चार्जेस लेते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे चार्जेस लेते रहते हैं। तो जब आप होम लोन लेने के लिए जाते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप बात करते हैं, आपको सबसे पहले ये सोचना है, उनसे बात करनी है, समझना है कि जब मैं आपसे लोन लूंगा तो आप मेरे को क्या चार्जेस लगाएंगे और किस किस तरीके से लगाएंगे। परसेंटेज में लगाएंगे, लमसम लगाएंगे, मिनिमम चार्जेस क्या है, मैक्सिमम चार्जेस क्या है। आपको ये सब जानने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है, हम पूछते नहीं है, हमारी गाड़ी निकल जाती है, फिर कहते हैं सर लीगल फीस तो आपको देना है, वो तो आपने दिया ही नहीं है। वैल्यूएशन वाले का पैसा आपने दिया ही नहीं है। प्रॉपर्टी हम लीन करेंगे उसका पैसा तो आपको देना है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। सो डे वन बिल्कुल आप क्लैरिटी से ये पूछ लीजिए कि मुझे कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं जब मैं होम फाइनेंस कराऊंगा, किस किस नाम से वो पैसे लेने वाले हैं। भाई मेरी जेब से तो पैसे जाने वाले हैं, आप किसी भी नाम से लो, तो मुझे ये मालूम पड़ना चाहिए कि मुझे कितनी धनराशि आपको देनी है, ठीक है जी। तो पहले ही सब कुछ समझ लीजिए कि आपके कितने पैसे, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, ठीक है। सबसे तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट स्टेप आता है कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। आप जो होम लोन लेने वाले हैं उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कितना कंट्रीब्यूशन होगा। देखिए, थंब रूल ये बोलता है कि आपको प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसका 30% कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर आप 10 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 30% 3 लाख रुपए होता है। बिल्कुल सिंपल बताऊं, 10 लाख में प्रॉपर्टी आती नहीं, मुझे मालूम है। मैं तो कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि सिंपली आपको समझ में आ सके कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। भाई देखिए, आपकी टिकट साइज है, मान लीजिए 1 करोड़ की आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी कितनी लगेगी, रजिस्ट्रेशन कितना होगा, सोसाइटी फॉर्मेशन चार्जेस क्या आएंगे, डेवलपमेंट चार्जेस क्या आएंगे, मेरे को 1 साल का 1.5 साल का जो मेंटेनेंस एडवांस में देना है वो क्या आएगा, मेरा पार्किंग का अगर कुछ पैसा मेरे को देना है तो वो क्या होगा। इसके अलावा मेरे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के क्या चार्जेस होंगे, लीगल चार्जेस क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या होंगे। बिल्डर आपसे अलग अलग कैपेसिटी में पैसे लेता है, तो आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि आप बिल्डर को कितना पैसा देके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं।
ठीक वैसे आपको ये जानकारी होना चाहिए कि बैंक आपसे किस किस नाम से पैसा ले रहा है और आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की हमने बात की थी। जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना है और उसका रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपके नाम पे प्रॉपर्टी होगी। ठीक है जी। तो आपको उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो बिल्डर से पूछ लीजिए कि मेरे को कैलकुलेशन दीजिए कितनी स्टैम्प ड्यूटी मुझे भरनी है। ठीक है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो प्रॉपर्टी दो कैपेसिटी में हो सकती है। हो सकता है एक प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन हो, एक प्रॉपर्टी रेडी हो। तो जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए मोटा मोटा कि आज मैं प्रॉपर्टी जो भी खरीद रहा हूँ उसका पोजीशन मुझे कितने समय में मिलेगा। 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में। आज के दिन में रेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है। रेरा में बिल्डर जाके इंस्टीट्यूट को, गवर्निंग बॉडी को बोलता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट मैक्सिमम मैं इस समय तक कंप्लीट कर दूंगा। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो आपको उसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। वेबसाइट पे जाके चेक करना है कि रेरा रजिस्ट्रेशन में आपके बिल्डर ने कितने समय का, कितनी मुद्दत ली है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन में आप रहेंगे तो आपकी वर्किंग अलग होगी, आपकी जो ईएमआई का प्रोसेस अलग रहेगा। ठीक है। अगर आप रेडी पोजीशन ले रहे हैं, आपने पैसे दिए, चाबी आपके हाथ में, अगले दिन पंडित जी को बुलाइए, शुभ मुहूर्त पे पूजा करके गृह प्रवेश कीजिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आपका नया घर आपको बहुत तरक्की दे, आप फले फूले, साइज में नहीं फूले, आप तरक्की करें। उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, उस डायमेंशन में बोल रहा हूँ। नहीं तो बोले रोहित भाई आप तो हमें मोटा कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपकी तरक्की हो। आज आप जहां हैं वहां से बहुत तरक्की करें, आपका नया घर आपको फले फूले। देखिए, हम ये जब घर लेने की बात करते हैं कि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अंडर कंस्ट्रक्शन लेते हैं तो उसके नंबर्स, इकोनॉमिक्स अलग होते हैं, रेडी पोजीशन के डायनामिक्स बहुत अलग होते हैं। तो जब भी आप घर लें, मेरा ये पर्सनल सुझाव है आपको रेडी पोजीशन की प्रॉपर्टी लेना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट्स किसी ना किसी कारण से डिले हो जाते हैं। वो बिल्डर ये कहता है बहुत सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे को परमिशन नहीं मिली, मेरे को रॉ मटेरियल नहीं मिला, लेबर नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। बड़े से बड़े बिल्डर के भी प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। तो कोशिश ये कीजिए अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी में ना जाए। मैं ये जरूर मानता हूं कि जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी के पेमेंट करने के लिए एडिशनल 2-3 साल मिल जाते हैं। आपको धीरे धीरे पैसे देना है तो आपकी इनकम भी 3 साल में बढ़ जाती है। बट मेरा पर्सनली ये सुझाव रहेगा कि हमेशा कोशिश कीजिए रेडी पोजीशन लेने की, ताकि आपने प्रॉपर्टी देखी, आपको समझ में आया कैसी प्रॉपर्टी है, आपने पैसे दिए और प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है जी। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसकी फंडिंग कराते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरी जाती है। आपके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो होम फाइनेंस कर रहा है वो इंस्टीट्यूट अपने पास रख लेता है। लेकिन जहां पे आपकी प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरा होता है वहां पे जाके एक वो लीन मार्क कराते हैं, मतलब एक चार्जेस क्रिएट कराते हैं कि इस प्रॉपर्टी के सामने हमने लोन दिया है। तो जब कभी भी इस प्रॉपर्टी के लिए कोई बाइंग सेलिंग होती है तो प्लीज आप हमसे कंफर्म कीजिए, कोई दूसरा बैंक वाला इस प्रॉपर्टी के सामने पैसा ना दे। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा देखा गया है लोगों ने एक प्रॉपर्टी के सामने 2-3 बार फाइनेंस कर लिए, 2-3 बार फ्रॉड के काम किए हैं। तो उसको बचाने के लिए ये एक नया प्रावधान शुरू हुआ है कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी प्रॉपर्टी में लीन मार्क करता है, और ताकि वो भी सिक्योर हो सके और आपकी प्रॉपर्टी भी सिक्योर हो सके। तो आपको उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। प्री ईएमआई क्या होता है? आपको पोजीशन मिला नहीं है और आपने अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी ली है। जैसे ही आपने अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी ली है, या तो बिल्डर आपको बोलेगा कि जब आपको मैं पोजीशन दूंगा तब से आपका ईएमआई शुरू होगा, आप तब तक चिंता मत कीजिए। ठीक है, आपके पैसे बैंक से आते रहेंगे। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेते हैं, आपने जिस दिन पैसे लिए उस दिन से मीटर डाउन उनका इंटरेस्ट चालू हो जाता है। ठीक है, आप बोलो मेरे को तो 6 महीने का मॉरिटोरियम दिया है बैंक वाले, मेरे से पैसा नहीं लेने वाले।
बहुत अच्छी बात है, बैंक आपसे पैसा नहीं लेने वाला, लेकिन इंटरेस्ट तो आपको लगते ही जा रहा है। आप बेसिकली अपने इंटरेस्ट के रीपेमेंट को डिफर कर रहे हैं 6 महीने से, 8 महीने से, 9 महीने से, ठीक है जी। तो आपको उस चीज की क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरा, आपको बिल्डर भी ये बोलेगा आप पोजीशन तक मुझे कुछ पैसा मत दीजिए, चलेगा मेरे को, लेकिन अगर आप पैसा नहीं दे रहे तो आपकी कॉस्ट कहीं ना कहीं तो बढ़ ही रही है। वो जो नंबर्स है, आपका बिल्डर कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर रहा है, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, बैंक वाले आपको ये कहते हैं कि आपको पोजीशन नहीं मिला, आप अपना प्री ईएमआई शुरू कर सकते हैं। प्री ईएमआई का मतलब ये, आपका जो लोन शुरू हो गया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है, आप इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्री ईएमआई, ठीक है। प्रॉपर ईएमआई शुरू होने से पहले की आपकी ईएमआई। ईएमआई जो है ये आपका बेसिकली वो अमाउंट है जो कि आपने लोन लिया है, उसके सामने आपको हर महीने भरना है। ईएमआई में इनिशियल के जो कुछ साल होते हैं उसमें मैक्सिमम पैसा आपका इंटरेस्ट की तरफ जाता है, और छोटा मोटा बिल्कुल बारीक सा नमक जैसा जो पैसा होता है वो प्रिंसिपल लोन की तरफ जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि इनिशियली 5-6 साल तो आप सिर्फ बैंक को चारा डाल रहे हैं इंटरेस्ट के नाम पे, ठीक है। आप खुश हो रहे हैं कि मेरी तो हर महीने की 30,000 की ईएमआई जा रही है, मेरा लोन कम हो रहा है। अगर आप उसके नंबर देखें, अगर आप वो ईएमआई का चार्ट मंगाए बैंक से, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनिशियल के जो पैसे आप तो बैंक वाले की सेवा कर रहे थे, इंटरेस्ट के पैसे उनको भर रहे थे, और फिर आपकी हेडलाइट जलेगी, अरे बाप रे मैं तो बहुत गड़बड़ कर रहा था। तो आपको बेसिकली जब आप लोन लेते हैं तो ईएमआई चार्ट अपने इंस्टीट्यूशन से मंगा लें, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि आपने जो 20 साल का लोन लिया है, वो 20 साल में जो आप ईएमआई भर रहे हैं, वो पैसा हर साल कैसे कैसे जा रहा है। क्योंकि आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट लेना है, जो आप इंटरेस्ट रीपे कर रहे हैं, जो आप लोन रीपे कर रहे हैं होम लोन, उसमें आपको टैक्स में रियायत मिलती है। लेकिन आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा कितना पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है और कितना पैसा मेरा लोन रीपेमेंट में जा रहा है। जब आप लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, और आपने उसकी अवधि 20 साल की रखी है, हम अपने थंब रूल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो जब भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा आता है, कोई आपको फेस्टिवल एडवांस मिला, या आपको कहीं से कोई सेल्स आप करते हैं तो आपको इंसेंटिव आ गया है, कहीं से कोई आपको आपकी प्रॉपर्टी फैमिली में बिकी है उसमें आपको कुछ पैसे आ गए, या आपको कहीं से गिफ्ट आया, कुछ पैसा आया, तो आपको होम लोन में वो पैसा भर देना चाहिए। मतलब प्री पेमेंट करना चाहिए, थोड़ा सा आपने पैसे जल्दी दे देने चाहिए, ताकि आपके होम लोन जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम हो जाए और आपका जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अपना ईएमआई का अमाउंट कम नहीं करना है, आपको अपने लोन का टेन्योर कम करना है। जब भी आप पैसे भरेंगे तो आपको बैंक वाला फोन करके पूछेगा, सर मैम क्या मैं आपकी ईएमआई कम कर दूं, या मैं आपके लोन को टेन्योर को कम कर दूं। तो आपको हमेशा ये कहना है कि आप मेरे लोन के टेन्योर को कम कर दीजिए, ईएमआई कम करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बैंक वाले तो चाहेंगे कि आपका ईएमआई उतने समय तक चलता रहे, आपको लोन जल्दी से जल्दी खत्म करना है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी उनका भुगतान करेंगे, ठीक है जी। जब आप घर खरीदते हैं, आपने उसका होम फाइनेंस कराया है, तो आपको उस घर की इंश्योरेंस करके जरूरी हो जाती है, मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूशन बोलेगा कल को किसी कारण से वो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती, तो हम कहाँ से रिकवर करेंगे अपने लोन की अमाउंट। तो आपको एक इंश्योरेंस करनी पड़ती है अपनी प्रॉपर्टी की, और उसमें आपको आपके फाइनेंस के इंस्टीट्यूशन का नाम डालना पड़ता है। आप ये जब वो इंश्योरेंस कराएंगे तो उस प्रॉपर्टी पे सबसे पहला क्लेम आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होगा। वो अपना लोन का अमाउंट ले लेंगे, इनकेस आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है और इंश्योरेंस वालों से आप क्लेम लेते हैं, तो सबसे पहले बैंक वाले अपना लोन का अमाउंट लेंगे, जो भी उनका लोन आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट उस तारीख तक, और बचा हुआ पैसा आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो वो लीन मार्क होता है। लीन मार्क किया हुआ जब आप होम लोन ले के ऊपर इंश्योरेंस कराते हैं, बहुत नॉमिनल अमाउंट में ये हो जाता है, आप हर साल उसको रिन्यू कर सकते हैं, 3 साल 5 साल के लिए भी आप ले सकते हैं, चॉइस आपकी, लेकिन इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी होता है, और उसमें इंस्टीट्यूशन वाले का नाम भी आता है, ठीक है। जब आप ईएमआई का डिफॉल्ट करते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है किसी कारण से हमारी आती हुई इनकम रुक जाती है, जैसे पीछे हमने देखा था कोविड आ गया था और लोगों की सैलरी आना बंद हो गई, कंपनीज बंद हो गई, बहुत माड़े दिन आ गए थे।
तो क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो आप ईएमआई कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास दो विकल्प होते हैं उस सिचुएशन में। पहला तो ये है कि आप बैंक में जाके सीधा जो भी लोन डिपार्टमेंट है उनसे बात कर लें कि भाई मेरी इनकम नहीं आ रही है, आप मेरे को एक मोरिटोरियम दे दीजिए, मेरे को एक रीपेमेंट करने की अवधि दे दीजिए, मैं अगले 3 महीने 6 महीने तक आपका पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो मेरे जो ईएमआई है उसको डिफर कर दीजिए 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। 6 महीने तक बैंक वाले आपके ईएमआई को डिफर कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है, ऐसे उनके पास अथॉरिटी होती है। लेकिन आपको उनको अपनी क्लियर पिक्चर देने की आवश्यकता है। अगर आप बताएंगे नहीं उनको तो बात बनेगी नहीं, ठीक है जी। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, जब आप होम लोन लेते हैं उसके साथ एक आप इंश्योरेंस भी लेते हैं, और उस इंश्योरेंस में ऐसा एक प्रावधान होता है कि इनकेस आपकी इनकम किसी कारण से बंद हो जाती है तो वो इंश्योरेंस वाले आपके बैंक में आपका ईएमआई 3 से 6 महीने तक भरेंगे। ऐसा एक प्रावधान होता है, ऐसा एक क्लॉज होता है। अगर आपने वो क्लॉज ऑप्ट किया है इंश्योरेंस लेने के समय, तो इस मुश्किल घड़ी में वो इंश्योरेंस कंपनी आपका ईएमआई आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 3 से 6 महीने तक भरेगा, ठीक है। लेकिन आपने इंश्योरेंस ली होनी चाहिए, उस इंश्योरेंस में इस प्रावधान को आपने एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। लोग भाग इंश्योरेंस तो लेते हैं लेकिन ऐसे क्लॉज की बात ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है, इंश्योरेंस वाले उन्हें बताते नहीं है। तो जब भी आप इंश्योरेंस घर का लें, होम लोन ले रहे हैं, तो आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी वाले से पूछना है, भाई ऐसा भी एक क्लॉज होता है जहां पे अगर मेरी इनकम आनी बंद हो जाएगी तो आप लोग 3 से 6 महीने तक मेरा ईएमआई भरेंगे बैंक को, तो वो क्लॉज भी मेरे को चाहिए, ठीक है जी। आपको जानकारी होनी चाहिए। अब एक क्लॉज आता है टॉप अप लोन। क्या होता है, जब आप घर खरीदेंगे, सपनों का घर बनाया है, नया घर है, तो उसमें मैं सब कुछ नया चाहता हूँ, मेरे पंखे नए हो, मेरे सोफा नया हो, मेरी बेडशीट नई हो, मेरे पर्दे नए हो, मेरे इंटीरियर हो, तो वो सारी चीजों करने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। तो आप क्या करते हैं, होम लोन के ऊपर एक टॉप अप लोन ले लेते हैं। आपके पास इनकम है, आपने मान लीजिए 50 लाख का होम लोन लिया है, तो बैंक वाला बोलेगा कि मैं आपको एक एडिशनल 5 से 7 लाख रुपए टॉप अप कर सकता हूं, ताकि वो पैसा आप अपने घर के इंटीरियर में लगा दीजिए, ठीक है। जब आप टॉप अप का लोन लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके होम लोन से 1 से 2% ज्यादा होता है, क्योंकि वो होम लोन की कैटेगरी में नहीं आता है। एट द सेम टाइम उस लोन का इंटरेस्ट आपके पर्सनल लोन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। अगर आपको पर्सनल लोन 12 से 15% में मिल रहा है, तो टॉपअप का लोन आपको 10%, 11% तक मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट समय के साथ बदलते रहते हैं, जैसे जैसे आरबीआई की गाइडलाइंस आती है उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। मैं आपको सिर्फ एक इंडिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। बाद में मत बोलेगा रोहित भाई आपने तो कहा था 11% पे मिलता है, अभी तो ये दूसरा है। सिर्फ समझाने के हिसाब से मैंने आपको ये नंबर्स शेयर किए हैं। हर एक बैंक का, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का टॉपअप का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है, आपको वो समझने की जरूरत है। जब आप होम लोन लेते हैं तो आपके कितने क्रेडिट स्कोर है उसके हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। जिनका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर अच्छा होता है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। अगर आप 800 के ऊपर है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप 800 से नीचे आपका क्रेडिट स्कोर आता है तो डेफिनेटली आपको 1 से 1.5% ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा होम लोन पर। सो हमेशा बैंक वाले आपको लोन देने से पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं, ठीक है। आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए, आप उनसे पूछ सकते हो मेरा सिबिल स्कोर क्या है, मुझे भी बताइए, ताकि मुझे आइडिया आए। बैलेंस ट्रांसफर का क्या मतलब है, समय के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए आप एक किसी इंस्टीट्यूशन से होम फाइनेंस कराया है और आने वाले समय में उसके रेट बढ़ते चले गए, तो आपको लगता है कि मैं आज जहाँ पे मेरे लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है, अगर मैं ये लोन कहीं दूसरे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर करता हूँ तो हो सकता है मुझे 1 से 1.5% का बेनिफिट हो जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस ट्रांसफर। जब आप अपने होम लोन को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से निकाल के दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर करते हैं तो उसे कहते हैं बैलेंस ट्रांसफर, क्योंकि आपका जो बचा हुआ लोन है, होम लोन है, बैलेंस अमाउंट है, उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए आप उसको कहते हैं बैलेंस ट्रांसफर।
आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब आप बैलेंस ट्रांसफर कराते हैं? पहली चीज, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर आपको आपके एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेनल्टी देनी पड़ेगी। नंबर वन, पेनल्टी कितनी होगी आपको बैंक वालों से चेक करना है। 2 से 2.5% होती है नॉर्मली, फिर भी आपको चेक करने की जरूरत है। नंबर वन। नंबर टू, आप जो नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, अपने बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पे आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, आपकी कॉस्ट है वो। आपको ये भी समझना है कि प्रोसेसिंग फीस के अलावा वो आपसे क्या लेगा, लीन मार्क चार्जेस आपको लगेंगे। आपका एग्जिस्टिंग बैंक आपका लीन निकालेगा, उसके पैसे लगेंगे आपको। नया बैंक लीन क्रिएट करेगा, उसके पैसे आपको लगेंगे। तो इन सारी चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जब भी आप बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो आपको ये समझना है कि मेरे को इंटरेस्ट बेनिफिट तो लंबी अवधि में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इमीडिएटली मेरा क्या कैश आउटफ्लो है, प्रोसेसिंग फीस का है मेरा, पेनल्टी के चार्जेस हैं, लीन मार्क क्लियरेंस के चार्जेस हैं, नया लीन क्रिएट करने के चार्जेस हैं, इसके अलावा और कोई मेरे से वो लीगल चार्जेस ले रहे हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ले रहे हैं, तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। लोन क्लोजर एक वो सपना है जो हर व्यक्ति देखता है, भाई किस दिन मेरी जान छूटेगी, मेरा होम लोन कंप्लीट होगा। ठीक है ना। अगर आपका होम लोन कंप्लीट हो गया है तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। आप तो मजे कीजिए, आपने एक अपनी जिंदगी की बड़ी जिम्मेदारी को निभा दिया है सक्सेसफुली, और आप एक बड़े से लोन से आजाद हो गए हैं। तो जब आपका लोन कंप्लीट होता है तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन क्लोजर का लेटर लेना है। उसमें वो लिख के देगा बैंक वाले कि हमने जितना लोन दिया था, हमने इतना लोन दिया था मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो को, इस प्रॉपर्टी के सामने इन्होंने हमको पूरे पैसे दे दिए, अब हमारा कोई भी ड्यू इनके अगेंस्ट में बनता नहीं। नो ड्यू सर्टिफिकेट, लोन क्लोजर सर्टिफिकेट एक साथ कई बैंक वाले बनाते हैं, कई बैंक वाले अलग अलग बनाते हैं कि भाई नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लीजिए कि हमें आपसे कोई पैसा नहीं लेना है, और लोन क्लोजर का एक लेटर सर्टिफिकेट वो आपको देते हैं। ये आपको लेना है। जब आप उनके पूरे पैसे दे देंगे तो आपके जो सपनों का महल है, सपनों का जो घर है, उसके जो ओरिजिनल स्टैम्प ड्यूटी आप भर के जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया था, सेल डीड की थी, वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको बैंक वाले वापस भेजते हैं। ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट आपको लेना बहुत जरूरी है और उसको बहुत संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको आपकी प्रॉपर्टी का टाइटल का डिटेल मालूम पड़ता है। इंडेक्स 2 उसमें होता है जिसमें सारी जानकारी लिखी होती है, और आपके एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपने घर किससे खरीदा है, उसमें कितने अमाउंट का खरीदा है, पूरे डिटेल्स उसमें होते हैं, प्रॉपर्टी का सब कुछ उसमें होता है। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने किससे लेना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। लोन क्लोजर का आपने लेटर लेना है, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है। लोग भाग अक्सर ले जाना भूल जाते हैं, लेना भूल जाते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने बैंक से जो भी आपने लास्ट के समय, मतलब लास्ट जो आपका टेन्योर रहा है लोन को रीपेमेंट का, आपको इनकम टैक्स के लिए भी सर्टिफिकेट लगेगा कि आपने उस अवधि में, उस फाइनेंशियल ईयर में क्या इंटरेस्ट रीपे किया है, कितना प्रिंसिपल रीपे किया है। क्योंकि हमको इनकम टैक्स में भी तो बेनिफिट लेना है ना भाई उसका। हमने जो भी इंटरेस्ट पे किया उसका हमको बेनिफिट मिलेगा अपने टैक्स कैलकुलेशन में। जो हमने लोन रीपे किया है उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा टैक्स कैलकुलेशन के लिए। तो आपको वो सर्टिफिकेट भी बैंक वालों से उसी समय ले लेना चाहिए जब आपने अपना लोन क्लोज किया है। ठीक है जी। ये सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिए, ताकि आप जब भी होम लोन लेते हैं ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि हम ये चीजों को भूल जाते हैं और बाद में उसको खोजते रहते हैं, अरे यार मैंने सर्टिफिकेट तो लिया नहीं था, नो क्लोजर का लिया नहीं, लोन क्लोजर का लिया नहीं। क्योंकि जब आप नेक्स्ट लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है उसकी जरूरत पड़े, है ना जी। आपको ओरिजिनल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लेना ही लेना है अपने इंस्टीट्यूट से। ठीक है। क्योंकि आपने उनको पैसा दे दिया, आप ओनर है प्रॉपर्टी के, तो आपके पास आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तो आने ही चाहिए। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीजों को समझेंगे बारीकी से, इसको फॉलो करेंगे, और अपने डॉक्यूमेंटेशन को, अपने कैश फ्लो को संभाल के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बूंद बूंद से सागर होता है। मनी सेव्ड इज मनी अर्न। ठीक है ना जी। तो हम जब भी घर खरीद रहे हैं ये सारी चीजों का ध्यान रखिए।
और उसका बेनिफिट लीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय।